कहने को तो वो हमारी नुकरानी थी, मगर चेहरे से किसी आला खानदान की दुख्तर लगती थी। पुरवकार से अच्छे कपड़े पहन लेती तो हम बहन भाइयों में से लगने लगती। ये तमीज़ करना मुश्किल हो जाता कि वो खान बहादुर साहब की खातमा है या हवेली के बच्चों में से कोई है। जब से मैंने वो संभाला, वो मुझे अपने ही आंगन में हंसती खेलती नजर आई। अम्मा भी इसको औलाद जैसा चाहती थी। कहती थी कि समी छोटी सी थी कि इसके माँ बाप हैजे से एक साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। समी के वालिदैन चूँकि हमारे पुराने मुलाजिम थे, लिहाजा बकौल अम्मा उन्होंने तरस खा कर इस बच्चे को घर में रख लिया था। बाबा तो रखपाल थे ही, और भी कई इनके दर पर पल रहे थे, सो एक यतीम बच्ची और सही। ये कोई चौंका देने वाली बात ना थी। समी के अलावा और भी कई मुलाजमाएं हमारी हवेली में रहती थी, जिसके जिम्मे झाड़ू तो किसी काम, कपड़े धो धो कर इस्त्री करके लाना, कोई गंदम साफ करने और कोई धान भटकने के वास्ते, तो कोई अम्मा और दादी के पैर दबाने को। जमींदार तो अपने इलाके का बादशाह होता है और मजार इसकी रैया। बचपन दौड़ता भागता नजरों से ओझल हो गया। मैं और समी बचपन में छुपन छुपाई खेलते बड़े हो गए। मेरी बहन और अजमन बानो, समी और भाई शाकेब बहादुर, हम चारों की चौकड़ी में से भाई शाकेब को बाबा जान ने मैट्रिक के बाद पढ़ने को शहर भेज दिया, तो हमारी टीम भी टूट गई। अब शाकेब भैया के बगैर मेरा किसी खेल में दिल ना लगता, तो यही हाल समी का भी था। मैं तो रंग और बरस से तस्वीरें बनाकर दिल बहला लेती और वो घर के काम काज में मसरूफ हो जाती। शाकेब तो लाहौर की रौनकों में गुम हो गया। रुपए पैसे की कमी ना थी, पढ़ाई तो मुश्किल था। सैर तफरी करते, रुपए उड़ाते, कम हो जाते तो और मंगवा लेते। आज का गम ना कल की फिक्र। दोस्तों के साथ खुश थे। तालीम के 4 साल पलक झपकते गुजर गए। अब इनका दिल लाहौर का होकर रह गया था। भले इस छोटे से गांव में क्या रखा था, मगर बाबा की बड़ी जिम्मेदारी थी, सो भैया को वापस तो आना ही था, क्योंकि जिम्मेदारी इन्हीं को संभालनी थी। जिस रोज़ भैया लाहौर से लौटे, समी भी मेरी तरह खुश बखुश फिर रही थी। वो आजकल के काम काज में खुसूसी दिलचस्पी ले रही थी। अम्मा जान के साथ शकीब की पसंद के खाने बनवाने में मदद कर रही थी। इस वक्त मैं बरामदे में समी से बातें कर रही थी जब भैया अचानक घर के अंदर आए। इनको देखकर समी शर्माई और फिर पीठ मोड़ कर अम्मा के पास किचन में चली गई। आज भी मुझको वो इसका धीरे धीरे चलना और काजल से पाकिज़ा ढीली ढेली की आंखों से पलकने झपकाना याद है। इसकी भैया को देखने की मासूम अदा मेरे दिल में चुप कर रह गई थी। भैया ने आते ही मेरे सर पर प्यार किया और अम्मा का पूछा। मैंने बावर्ची खाने की तरफ इशारा किया। वो सीधा इधर गया और माँ के गले लग गया। अचानक इसकी निगाह उठी। समी करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी भैया ने इसकी खैरियत पूछी। वो शर्मा गई। बचपन में साथ खेलने वाले आज शर्माई तो इसकी अजनबी सी लगी। इसके साथ ही एक नया रूप इसके चेहरे पर था। शकीब को तो वो एक खैर एम शे की मानत याद ना रही थी, लेकिन समी की चेहरे की धमक बता रही थी कि इसको शकीब का बहुत इंतजार था। शहर में शकीब ने कितने ही हसीन चेहरे देखे थे, लेकिन किसी चेहरे ने भी मेरे भाई के दिल को नहीं लुभाया था। लेकिन आज इनको एहसास हुआ कि गांव में रहने वाली लड़कियां सादगी के बावजूद हसन की तस्वीर होती है। मैंने महसूस कर लिया कि समी की कशिश रफ्ता रफ्ता मेरे भाई को महसूस करने लगी थी। अब वो माशाल्लाह 21 या 22 वर्ष का हो चुका था। एक ही घर में रहते हुए कई ऐसे मौके आए जब इनको तन्हाई मसर आई, लेकिन मेरे भाई के दिल में इस लड़की का एक ख़ास मुकाम और एहतराम था। मैंने इसे समी से किसी भी गलत अंदाज से मुखातिब होते नहीं देखा था, मगर अब वो पहले वाला अंदाज भी ना रहा था। इनके रवैये से इनका लगाव जाहिर होता था। बचपन के इस साथी की तरफ दिल के जाने कौन से रिश्ते अस्तवार हो गए थे। शकीब इनको दुख पहुँचाने या बर्बाद करने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। वो इसको जायज़ तरीके से अपनाना चाहता था। शकीब भूल गया था हमारे नौकरों की बेटी है। वो समी को अपनाने का सोचने लगा और उसने अपनी इस सोच को सबसे पहले मुझ पर आश्कार किया। कहने लगा, दरशेवार प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। देखो वो मेरी ही नहीं तो तुम्हारी भी तो बचपन की साथी है ना। शकीब के जज्बात को मैं समझती थी, मगर जानती थी वो गलत सोचने लगा है। ऐसा मुमकिन ना था। हमारे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी की बेटी को भला मेरे वालिद क्यों कर बहू का दर्जा देते। इकलौता होने के नाते वालिदैन ही जल्दी बेटे का सहारा देखना चाहते थे, लेकिन वो जहाँ रिश्ते लगाते भैया इनकार कर देते। अपनों को छोड़कर मेरे वालिदैन ने बिलाकर गैरों में खूबसूरत लड़कियों के नाम लेने शुरू कर दिए। पहले तो हम में से किसी को समझ में ना आता था कि मेरा भाई अच्छे अच्छे घराने की भी खूबसूरत लड़कियों को क्यों ठकरा देता था, मगर गौर करने पर जान लिया कि इसकी वजह समी है। वो इसी से शादी करना चाहता है। भाई से पूछा तो उसने दिल की बात मुझ पर आश्कार कर दी। ये बात मैंने अव्वल किसी को ना बताई। एक रोज़ मौका मिलते ही समी को पकड़ लिया, वो घबरा गई।
मैंने कहा, घबराओ नहीं, मगर मुझे सच बताओ, क्या भाई ने तुमसे शादी के लिए कहा है या तुमने इससे कोई बात की है? अगर तुम दोनों के दरमियान इस मसले पर बातें हो चुकी हैं तो मुझको ज़रूर आगाह करो। बिल्कुल भी मुझसे कुछ ना छुपाना, ताकि मैं तुम्हारी ज़बान बनूं, तुम्हारी मदद कर सकूं। बाबा जान मेरी बात नहीं टालते। मैं बस यही कहूँगी कि मैं समी को पसंद करती हूँ और इसी को भाभी बनाना चाहती हूँ। अम्मी को भी हम मना लेंगे। वो कहने लगी, शेवार आप ही खुदा के लिए ऐसी बात किसी से ना कहिएगा, वरना खान बहादुर साहब मुझको जिंदा ना छोड़ेंगे। वो समझेंगे कि मैंने यही शकीब को भड़काया है, हालांकि मैंने इनसे कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऐसा कहते हुए वो कांप रही थी। इसको इस कदर खौफज़दा देखकर मैं तड़प गई। वो रोने लगी तो मैंने हौसला दिया, समी देखो, कभी वालिद साहब ने तुमको डांटा है या कभी उन्होंने तुम्हारे साथ कोई सख्ती की है? नहीं ना, तो फिर तुम क्यों इतना डर रही हो जबकि तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है? ठीक है, तुम राजी नहीं हो तो मैं किसी और से कुछ नहीं कहती। आप शकीब को भी समझाए, न जाने वो क्यों ऐसा सोचने लगे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। मैं तो उनको भाई कहती हूँ। अच्छा, मैं भैया को समझा दूंगी। इस वक्त वो बहुत कर्ब में थी और मैं इसकी तकलीफ पहुंचा रही थी, जबकि मैं इस तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आखिर मैं भी तो इसके मोहब्बत करती थी। इनका डरना भी वजह था। बाबा जान का रौब भी इतना था कि समी इससे कांपने थी। जब वो घर में होते ऐसा सन्नाटा तारी हो जाता कि बस मेरी माँ तक की मजाल ना थी कि इनके सामने ऊंची आवाज़ में बोलते। अगर कोई इनसे लाड कर सकता था तो वो मैं थी, और मैं भी एक हद तक ही अपनी बात पे इसरार जारी रख सकती थी। शकीब भाई को तो इनकी उम्मीदों का मरकज़ था। बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, ताहम वो बाज़ मामलात में इस असूल के कायल थे कि औलाद को खिलाओ सोने का नवाला, पर देखो शेर की निगाह से। एक रोज़ उन्होंने शकीब को बुलाया और बोले, बेटे, मुझको अपने दिल की बात बता दो। अगर तुम शहर में कोई लड़की पसंद आ गई है तो कोई हर्ज नहीं है, इसके वालिदैन से मिलाओ। लोग ठीक ठाक हो तो मैं तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मुझको पसंद की शादी पे कोई एतराज़ नहीं, मगर लड़की को नेक किरदार और नेक इतवार होना चाहिए। जिन हाथों में इसकी परवरिश हुई थी वो भी खानदानी लोग होने चाहिए। बाबा, शहर में तो कोई ऐसी लड़की नहीं गांव में है जो मुझे पसंद है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की में किरदार और नेक इतवार हैं, जिन्होंने परवरिश की है वो भी खानदानी लोग हैं। कौन है वो लड़की? आप उसको जानते हैं बाबा, आपकी देखी भाली है। आपने और अम्मा ने इसकी परवरिश की है। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम? खुल कर कहो बाबा जान। घर में एक यतीम लड़की को आपने और अम्मी ने जहाँ औलाद की तरह पाला है ना, इसे यतीमी का एहसास नहीं होने दिया कभी। मगर इसके मुस्तकबिल का क्या सोचा है आपने? इस बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है, ये हमने सोचना है और हम सोचेंगे। तुम अपनी बात करो, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ बाबा जान। क्या ये नहीं हो सकता कि जिस लड़की को आप अपने बच्चों के साथ आपने पाला है, इसको अपनी बेटी के जैसे समझा है, तो इसी को अपनी बहू बना ले? ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे दिमाग में? टाट को जिस कदर भी संभाल कर रखो वो टाट ही देता है, महमल मखमल नहीं हो सकता। तुम मखमल में टाट का प्रतिबंध लगाना चाहते हो, लेकिन बाबा जान बस इससे आगे मैं नहीं सुन सकता। क्या तुम ये चाहते हो कि सारा गांव मुझ पर हंसे या उंगली उठाए? जिस लड़की की पनाह दी लावारिस जानकर इसके साथ खान बहादुर के बेटे ने मरासम बना लिए, तो इनकी इस मुलाजमा को बेटी का भी बहू बनाना पड़ेगा। हमारे रहम और नेकी को भी लोग गलत रंग देंगे। तुम्हारी शादी खानदानी लोगों में ही होगी। नौकरों की औलाद को हम बहू बनाकर सर पर नहीं बिठा सकते, समझे? अब चले जाओ मेरे सामने से। आइंदा इस किस्म का सवाल लेकर मेरे सामने हरगिज मत आना। साहब बहादुर का गुस्सा बढ़ते देखकर शकीब मजीद इनके सामने न ठहरा, और वो ठहर भी ना सका। बाबा जान के कमरे से मेरे पास आ गया, नाराज और परेशान। सुनोगी तुम? क्या कहा है बाबा जान ने? सुन चुकी हूँ। मैं तुमको इनके कमरे में जाते देखा तो बरामदे में कान लगाए खड़ी हो गई थी। अब बताओ कैसे सीधी उंगली से घी निकलेगा? सब्र रखो शकीब भैया, तुम मुझसे 2 साल बड़े जरूर हो, मगर अक्ल में मेरे बराबर ही हो। जल्दबाजी मत करो, सब्र से काम लो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। बात क्या बिगड़ जाएगी? बात तो बिगड़ गई है। बाबा जान जो कह देते हैं फिर इससे हटते नहीं। तुमने कोई ऊट पटांग कदम उठाया तो जान लो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भैया। समी बेचारी बेमौत मारी जाएगी, जिसका हमारे सिवा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैंने शकीब को बहुत समझाया, चुप रहने से भी तो मसले का हल नहीं होगा। समी की वो चुपके से शादी कहीं और से कर देंगे। चुपके से क्यों भैया? वो शोर डालकर भी करेंगे तो भी इनको रोकने वाला कौन है? इनको हमारा डर तो नहीं पड़ा, लेकिन वो दरा शेवार तुम देख लेना।
मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं समी से ही शादी करो के रहूंगा, या फिर इनको बता देना कि हम हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा और ये ढूंढते रह जाएंगे अपने इस वारिस को। कैसी बातें कर रहे हो शकीब? मुझे डर है कि तुम्हारी ये जज्बाती तबीयत हम इन सब की जिंदगियों में कोई भूचाल न ले आए। बहरहाल मैंने बाबा से बात करने का यकीन दिलाकर इस वक्त अपने भाई को तसल्ली दी, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस वाक़े के 10 रोज़ बाद जब बाबा शहर से लौटे तो मुझे लगा वो अच्छे मूड में है। ये वो वक्त था जब बहुत अकल से काम लेने की जरूरत थी। मैं भाई से वादा कर चुकी थी, सो बाबा जान के पास जा बैठी। बात करने को अल्फाज ढूंढने लगी। गला सूख रहा था, थूक भी नहीं निकलना जा रहा था। सोचा आज अच्छे मूड में है, ना जाने फिर मेरी बात सुने ना सुने। सो मैंने बात शुरू की। बाबा जान, मुझे आपकी मोहब्बत और फ्याजी से ये उम्मीद है कि आप मेरी बात को ना ठुकराएंगे। मैं जानती हूँ कि आप मेरी किसी बात को नहीं ठुकराते। हाँ हाँ मेरी बेटी रानी, क्या कहना है कहो, बाबा शफकत से बोले। बाबा जान, दरअसल मैं समी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पता है आप मालिक है और वो गरीब की बेटी, मगर है तो इसी खुदा की बनाई हुई ना, कि जिसने हमको दौलतमंद बनाया है। अभी मैं इब्तदाई अल्फाज को जहन में तरतीब दे ही रही थी कि बाबा की तेवरी पर बल पड़ गए। बोले, बात मुख्तसर करके मतलब की कहो, क्या कहना चाह रही हो। हालांकि वो जानते थे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, फिर भी मुझे मौका दिया। बाबा जान, वो मेरे बचपन की सहेली है, मुझे इससे मोहब्बत है। इसकी डोरी का सोच कर परेशान हो जाती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि वही मेरी भाभी बने और हमेशा हमारे साथ इस घर में रहे। क्या ये सब तुमने सिखाया है? नहीं बाबा जान, मुझे अल्लाह की कसम इसने कुछ नहीं कहा, और ना शकीब भाई ने। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है, तो फिर सुन लो। तरशेवार बेटी, वो लड़की हमारे खानदान से नहीं है तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। आज के बाद ऐसी फरमाइश मेरे सामने लेकर मत आना, अब दफा हो जाओ। मुझे लगा किसी ने मुझे बुलंद इमारत से धक्का दे दिया। जिंदगी में पहली बार अपने बाप का इतना सर्द और कर्क लहजा सुना था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए और मुझको सांप सूंघ गया। जरा सी देर खुद को संभालने की खातिर चुप रही। बुद्ध की तरह जैसे उठने की हिम्मत ही ना हो, तब वो खुद ही उठकर चले गए और मैं बैठी रह गई। भाई मेरा मुंतजिर था। मैंने कहा, शकीब बाबा तो चले गए, मगर हमारी उम्मीदों का चमन राख कर गए। अब तुमको मजीद क्या कहूँ, मुझे पता था यही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अब मेरे लिए भी जिंदगी में तो कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही। बाबा जान संगदिल थे, इतने कि वो मुझको मौत से हमकनार होता तो देख सकते हैं, मगर अपने कहे से मुड़ नहीं सकते। मगर मैं भी इन्हीं का बेटा हूँ। मैंने भी जो कह दिया इससे नहीं फिरूंगा। मैं समझा कर थक गया, मगर शकीब क्यों कर मानता, क्योंकि इसका दिल ही ना मानता था। इधर बाबा जान ने किसी और से समी की शादियों की तैयारियां शुरू कर दी थी। साथ वाले गांव के जमींदार का कोई रिश्तेदार था जो औसत दर्जे के खाते पीते लोग थे। वाले ने सोचा कि इस शख्स को बाद में कोई कारोबार करा देंगे। इधर मेरा हद धर्म भाई अपने दिल के हाथों मजबूर था। यूं ही इसको पता चला बाबा जान समी को बराबर वाले गांव बिहाने की तैयारियां कर रहे हैं, इसने तूफान खड़ा कर दिया। माँ से कुरान पाक पर कसम खाई कि जिस रोज समी किसी और की डोली में बैठी गई, वो इस रोज कुएं में छलांग लगा देगा। यूं बार बार हार गए उन्होंने किसी और शख्स के हवाले समी को ना किया, मगर डोली में बिठाने के बजाय एक करीबी रिश्तेदार के घर भिजवा दिया। और जब वो वापस आई तो जिंदा नहीं, कफन में लिपटी हुई थी। इसको हमारे आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और यूं इस बेकसूर फिस्तर जैसी मासूम लड़की ने मनो मट्टी तले जाकर हमारे घराने को एक बड़े इंतशार से बचा लिया। जाहिर है कि इसकी ज़बरदस्ती की शादी तो शकीब को कबूल ना थी, लेकिन मौत तो कबूल करना ही था, क्योंकि दुनिया में सब रुकावटों को चारा क्या जा सकता था, मगर मौत का नहीं, कि ये इंसान के बस की बात नहीं है। अरसा तक सब यही समझते रहे कि वो अपनी मौत मरी है। इसको मलेरिया हुआ और बुखार बिगड़ गया, वो कज़ाए इलाही से जान भाग हो गई। मगर इसकी वफात के 8 साल बाद एक पुरानी मुलाजमा ने मुझे कसम देकर बताया था कि जिस घर वो इन दिनों थी, वहाँ इसने हम लोगों को घरेलू झगड़े से बचाने की खातिर काला पत्थर पी कर जान कुर्बान की थी। वो अपनी परवरिश के लिए बाबा जान की एहसानमंद थी, सो इनको मजीद परेशान होता ना देख सकती थी। इसने शकीब भाई की खुदकुशी की धमकी से डर कर इनकी जान बचाने की खातिर ऐसा किया था। इस मुलाजमा से ही इन्होंने काला पत्थर मंगवाया था, बस वही इनकी राजदान भी थी। शकीब भाई ने कुछ अर्सा दुखी रहने के बाद हकीकत से समझौता कर लिया और वालिदैन की रजामंदी से घर बसा लिया। मगर मैं समी के दुख को नहीं भुला सकी। मुझको आज भी समी का वो जहर लब मुस्कुराना और धीरे धीरे चलना याद आता है तो आंखों में भर आती है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर बाबा ने समी से बेटे की शादी क्यों ना की। हालांकि इस लड़की में खूबियां ही खूबियां थी, कोई खामी नहीं थी।
اور بابا ہمیشہ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے، نہ کبھی ناراض ہوئے تھے نہ کبھی اس سے نفرت کی تھی۔ میں امی سے کہتی تھی کاش بابا شکیب کی خوشی پوری کر دیتے تو سمی کی جان نہ جاتی، اور وہ جواب دیتی بیٹی تمہارے بابا موجود ہے، خدا جانے کیا مجبوری تھی ان کی، یہ تو میں آج تک نہیں سمجھ سکی۔ اگر کبھی امی مجھے وہ مجبوری بتا دیتی تو شاید میرے دل پہ پڑا من و من بوجھ ہلکا ہو جاتا۔